become eligible in view of their population increase. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट लोकसभा में पेश किया, जिसमें गांव, गरीब, किसान, नौजवान हर वर्ग को सौगात मिली। वित्त मंत्री ने रोजगार के लिए 3 योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया। 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनीज में ट्रेनिंग के दौरान 5,000 का मासिक भत्ता देने वाली प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा की। तो एग्रीकल्चर से जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए बजट में मिले। लेकिन सबसे बड़ा ऐलान हुआ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए, जिनके लिए सरकार ने खजाने खोल दिए। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज मिला, तो बिहार के लिए 58.9 हजार करोड़ रुपए की मदद का ऐलान। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी के सहयोगियों की सरकार है, लिहाजा सियासत गर्मा गई। विपक्ष ने बजट को सरकार बचाओ बजट करार दिया, लेकिन सवाल है कि बजट में सरकार ने सबका ध्यान रखा तो सियासत क्यों? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देश के विकास के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, गांव, गरीब, किसान के लिए सरकार ने खजाने के द्वार खोल दिए। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया, जिसमें सबसे पहले युवाओं के लिए बड़ा ऐलान हुआ। 1 करोड़ युवाओं को देश की टॉप कंपनियों में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए हर महीने इन युवाओं को 5,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। ये मासिक भत्ता प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 12 महीने के लिए होगा। 4.1 करोड़ युवाओं के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की गई है। साथ ही रोजगार के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। बजट में युवाओं के लिए रोजगार का ऐलान किया गया, तो किसानों के लिए भी वित्त मंत्री ने बजट में कई बड़े ऐलान किए। बजट में सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए तैयार करने की बात कही गई। किसानों की मदद के लिए 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऐलान भी हुआ। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। बजट में सरकार ने गांव, गरीब, महिला, किसान, नौजवान हर वर्ग का ख्याल रखा। साथ ही टैक्स पेयर्स को भी राहत दी। नई टैक्स रिजीम में बड़े बदलाव किए गए हैं। नई व्यवस्था में 3 लाख तक कमाई कर मुक्त रहेगी। 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, 10 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ज्यादा पर 30% इनकम टैक्स देना होगा। 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. इसके अलावा बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए सरकार ने भंडार खोल दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए बजट में कई बड़े ऐलान किए। बिहार में 4 एक्सप्रेसवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पावर प्रोजेक्ट के लिए 21,400 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बोधगया कॉरिडोर बनेगा। नए मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम बनेंगे।
नालंदा पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा। विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत उनका था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। बिहार के साथ ही आंध्र प्रदेश पर भी मोदी सरकार मेहरबान दिखी। बजट में आंध्र प्रदेश के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए। आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। आंध्र प्रदेश के 3 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान मिलेगा। आंध्र प्रदेश के पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्द पूरा करने की बात कही गई। आंध्र प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। आज 15,000 करोड़ का पैकेज एक जो दिया हुआ है, उसके लिए हम अपने किसानों की तरफ से, स्टेट की तरफ से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ये केवल एक बजट वाला इशू नहीं है, ये इमोशनल इशू है आंध्र के लिए। उसको एक जगह मिला है आज बजट में। और पोलावरम प्रोजेक्ट जो लाइफलाइन है आंध्र के लिए, उसके बारे में भी उन्होंने बोला है कि वो ऑन टाइम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंप्लीट करेंगे, तो वो भी एक अच्छी बात है आंध्र के लिए। आंध्र प्रदेश और बिहार जिनके समर्थन से सरकार चल रही है, उनके लिए खजाने के द्वार खुले तो सियासत शुरू हो गई। ऐसा लगा कि उन्होंने 2 मित्रों को खुश करने को छोड़ के दूसरे किसी को भी 140 करोड़ जनता को उन्होंने अलग रखा और 2 मित्रों को उन्होंने साथ लेकर कुर्सी बचाने का काम किया है। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? नहीं, आपने अनाउंसमेंट देखा क्या? अब सड़क बनाने को भी अनाउंसमेंट में लेने लगे आप लोग भी। सड़क, नाली, नलिया, नलका, ये एलोकेशन नेचुरल होते हैं, रूटीन एलोकेशन होते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मार्क माय वर्ड्स, लेके रहेंगे, चाहे सरकार पलटनी पड़े। यहाँ बजट को लेकर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ रहा है, लेकिन सवाल है कि मोदी सरकार के हैट्रिक वाले बजट को आखिर कितने नंबर, और सवाल ये भी कि बजट में बिहार और आंध्र की बहार, तो फिर क्यों सियासी तकरार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बजट पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है नीट को लेकर। नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं है। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का अपने फैसले में। परीक्षा रद्द करने की मांग सही नहीं है। यानी जो याचिकाओं में कहा गया था, लगभग 40 याचिकाएं थीं जिनमें रीनीट की बात हो रही थी, दोबारा परीक्षा की बात हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना है। परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अपने ये अब क्लियर हो गया है, जो कन्फ्यूजन था नीट को लेकर, काउंसलिंग होनी थी लगातार, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट भी इस को लेकर काफ़ी जल्दी में था कि जल्दी से, क्योंकि छात्रों के भविष्य का मामला था, तो ये मामला अब क्लियर है कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। तो इस पर विस्तार से हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में। लेकिन फिलहाल बजट पर लौटते हैं। बजट में क्या कुछ है और किस तरह के आरोप प्रत्यारोप भी अब शुरू हो गए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। ऋषभ तिवारी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, नीरज मिश्रा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उमंग मोंगिया हैं सीईओ हैरिसन ग्रुप के, संजय कठुरिया फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, और दीपक बधावा हमारे साथ हैं जो बिजनेस कोच हैं। ऋषभ जी, कैसा है, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि नौकरियों का कहीं जिक्र नहीं है। रोजगार की तो बात कर रही है सरकार, लेकिन नौकरियों का क्या? नौकरियों से परहेज हो गया। सबसे पहले इंडिया न्यूज का धन्यवाद जिन्होंने चर्चा के लिए आमंत्रित किया। सर, एक बहुत फेमस कहावत है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, और बंगाल में भी एक कहावत है, जो तो दोष नंदो घोष। मीन्स अपना कभी कोई गलती नहीं देखना और केवल आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देना। कहने का विषय है कि जब आप ये रिपोर्ट अपना दिखा रहे थे, उस रिपोर्ट में अखिलेश यादव जी थे, मनोज जी थे, आदरणीय खड़गे जी थे। उन्होंने कहा कि ये 2 साथियों को खुश करने का बजट है।
और मनोज जी तो बिहार के आरजेडी को प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर बिहार के लिए विशेष पैकेज निकलकर आज कुछ मिल रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन ये खुशी नहीं होगी, क्योंकि मनसा जनता का विकास कतई नहीं है इन लोगों के लिए। इनकी मनसा केवल ये है कि अपनी परिवारवाद पार्टी कैसे सत्ता में आ जाए। तो विशेष राज्य का दर्जे की मांग कर रहे हैं वो तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, जिसको सरकार ने मना कर दिया, आउटराइटली मना कर दिया। सर मैं कंप्लीट कर ले रहा हूँ। विशेष राज्य के दर्जे की जहां तक बात ये कर रहे हैं, उस पे आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने ये भी कहा है कि ऑलरेडी हम इंस्पेक्शन लगा रहे हैं, आकांक्षी जिले जो हैं वहां पे भी सर्वे हो रहे हैं, डीसी और डीएम से उसकी रिपोर्टिंग भी मंगाई जा रही है बकायदा। लेकिन मनसा विकास नहीं है सर। अगर इनको इतना ही चिंता रहता बिहार का तो ये इस फैसले का भी स्वागत करते, लेकिन इन्होंने इस फैसले का स्वागत नहीं किया, क्योंकि मनसा केवल अपनी सत्ता कुर्सी पे आना है। और एक बात तो स्पष्ट है, और मैं फिर से यह दोहराऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव से आती है और इन लोगों का नियत सत्ता सुख का रहता है, ये तय है। पॉइंट 1। दूसरा, जहां तक ये रोजगार की बात कर रहे हैं, आज से कुछ साल पहले तक देश में यही देखा जाता था कि सरकारी नौकरी ही केवल एक रोजगार का माध्यम है। सरकार को माए बाप समझा दिया जाता था युवाओं को कि जो देगी सरकार दे रही है भैया। लेकिन इस सरकार ने नौकरी की परिभाषा बदलने का प्रयास किया है। आज गांव में बैठी एक जनजातीय समुदाय की महिला अगर बांस अपने को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बेच पा रही है तो इसी सरकार की ये उपलब्धि है कि हमने इस रूप से रोजगार के माध्यम को बदला है और इस रूप से परिवर्तन लेकर आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सकारात्मक चीजों को स्वीकार नहीं करना है, केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना है। तो करते रहिए, जनता ने इसलिए बैठा दिया विपक्ष में, ये अभी भी चेंज नहीं होंगे तो जनता इन्हें विपक्ष में ही बैठाएगी। ऋषभ जी, जॉब सिक्योरिटी एक चीज होती है, जॉब सिक्योरिटी देना तो सरकार का काम है, ये तो आप मानेंगे ना। जो रोजगार का जिनका जिक्र आप कर रहे हैं उसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आज है कल नहीं है। मकान बन रहा है, 5 मजदूर हैं, 6 महीने उनको रोजगार मिलेगा, 6 महीने नहीं मिल पाएगा, तो इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है ना सर। नहीं, तो इससे पहले ये भी तो नहीं था ना सर। इससे पहले तो ये सिक्योरिटी दे रहे थे क्या? इससे पहले तो रोजगार की भरमार थी क्या? पॉइंट 1 हमें ये समझना होगा कि अगर हम कोई अल्टरनेट ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं नीरज जी से पूछ स्वागत करना चाहिए था। जहां सुखाड़ था थोड़ी भी बारिश का हमने प्रयास किया है और आगे और हम फर्टिलाइज करेंगे। कुछ नहीं था भारत में इससे पहले करना चाहिए। विपक्ष का कतई ये मतलब नहीं होता केवल विरोध करो। अगर आपके पास रचनात्मक, मुझे इस बात पर हमेशा हंसी आती है कि किस तरीके से भाजपा के लोग और भाजपा समर्थकों को एक सेलेक्टिव एमनेशिया है। ये भूल जाते हैं कि इस देश की यात्रा कहाँ से शुरू हुई और आज जिस मुहाने पर हम लोग खड़े हैं उस मुहाने पर आने के लिए आपके हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया और कितना कुछ किया। उस संघर्ष में उन राजनेताओं को भी याद कर लीजिए और उनका ड्यू क्रेडिट उनको दे दीजिए, क्योंकि आप जब बोलते हैं कुछ नहीं हुआ तो आपके जो पोस्टर बॉय थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप तो उनके कामों को भी नकार देते हैं। तो इसलिए इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए ऋषभ भाई। हमारी तो देखिए सीधी सीधी बात यह है कि हम लोग तो कह ही रहे थे कि पिछले 10 साल से इस देश में सिर्फ ये होता था कि वित्त मंत्री जी अपने घर से निकलती थी, वो शायद 5,000 की साड़ी पहनती थी और जब निकलती थी वो हलवा बनाने के लिए तो 500 रुपए किलो से ज्यादा का घी लेती थी और उसमें 50 रुपए से ज्यादा का आटा डालती थी। जब वो हलवा बन जाता था आपस में खिलाकर एक 50 लाख रुपए की गाड़ी में बैठकर संसद की तरफ चली जाती थी। जवाब सुन लीजिए उनका जी, बताइए। तो जब वो 50 लाख की गाड़ी में बैठकर संसद पहुंचती थी तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जितनी चीजों का उन्होंने प्रयोग किया होता था उसके अंदर 10%, 20%, 30% और महंगाई हो जाती थी। तो आम आदमी की बात पिछले 10 साल में उस सदन में नहीं हुई। आज मौका था, क्योंकि हमें भी ऐसा लग रहा था, क्योंकि एक कमजोर सरकार है जिसके पास अपने नंबर्स पूरे नहीं है और क्योंकि ऑप्टिक्स की वजह से इन्होंने प्रधानमंत्री वही बनाए, फिर स्पीकर वही बनाए और दोनों अपने घटकों को साथ रखा, तो हमें लगा कि हो सकता है इस बार ये उस ऑप्टिक्स को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी के लिए कुछ ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन हुआ क्या? इस देश ने ये देखा कि आज आम आदमी की जेब के ऊपर सबसे बड़ी चोट हुई। आपने देखिए, मेरे पास एग्जांपल्स बहुत हैं, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल जो देश की जनता के लिए बहुत जरूरी है। नीरज जी, हमें बजट को भी समझना है, हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट्स भी हैं। बॉस, हम तो बजट में ही बात करने आए हैं आज। हाँ, मैं आऊंगा, क्योंकि मेरा डोमेन ही इकोनॉमी है, तो मुझे लगता है कि मैं आपको ठीक से बता पाऊंगा। ठीक है, चलिए आपसे भी इस बारे में बात करूंगा। राजनीति अलग चीज है, लेकिन हम बजट को भी थोड़ा समझ लें। हमारे साथ और खास मेहमान है उमंग मोंगिया जी,
चेयरमैन हैं, सीईओ हैं हैरिसन ग्रुप के। उमंग जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को और इंडस्ट्रीज के लिए कैसा है? उमंग जी अनम्यूट कर लीजिए। जी बताइए। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है उमंग जी, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। मैं आपकी आवाज़ को करेक्ट करवाता हूं, फिर आपके पास आऊँगा। फिलहाल संजय कटोरिया हमारे साथ हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। संजय जी, कहा जा रहा है कैपिटल गेन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसको लेकर आप थोड़ा साफ करिए, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखी गई सुबह से ही। तो मैं चाहूँगा कि कैपिटल गेन को लेकर जो लोगों के अंदर जो एक कन्फ्यूजन है उसको ज़रा आप बताएं, खुलासा करें उसका। जी नमस्कार, थैंक यू। इंडिया टीवी के सौजन्य से मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ, आपने मेरे को मौका दिया। तो कैपिटल मार्केट्स मेरा सब्जेक्ट एरिया है, मैं इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन देता हूँ, नॉलेज देता हूँ लोगों को। देखिए, कैपिटल मार्केट्स में जो दो तरीके के गेन्स होते हैं। अगर आप एक शेयर खरीद के उसको 1 साल के अंदर बेच दें, उसे शॉर्ट टर्म गेन्स कहते हैं, कैपिटल गेन्स कहते हैं, और अगर 1 साल से ज्यादा रखें उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहते हैं। तो पहले भारत में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0 होता था, फिर वो धीरे धीरे करके 10% हुआ, उसको 10% किया गया। और अभी हमने ये सोचा था, सबने ये कहा था, अगर जितने भी एक्सपर्ट्स थे वो कह रहे थे कि कुछ मत करो, इसको टच मत करो, और आज उस 10% को 12.5% कर दिया गया। अब मैं आपको बताता हूं, लोगों की मानसिकता ये होगी कि सिर्फ 2.5% बढ़ा है। दो मार्केट ने बहुत शार्पली रिएक्ट किया, फिर करेक्ट भी हो गया, पर आप ये बात ध्यान रखें, ये 2.5% नहीं बढ़ा है, ये 25% बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका गेन अगर पहले 1 लाख था, मैं उदाहरण ले रहा हूं सिर्फ, और आप उस पर 10,000 रुपए का टैक्स दे रहे थे, अब उसी 1 लाख के गेन पे आपको 12,500 का टैक्स देना है। यानी आपका टैक्स का क्वांटम जो है वो 25% बढ़ चुका है, 2.5% नहीं बढ़ा है। 2.5% सिर्फ पॉइंट्स बढ़े, तो यानी अब हम 25% पहले जितना टैक्स देते थे उससे ज्यादा टैक्स देंगे अगर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 10,000 का तो 2,500 25% हुआ जी, क्योंकि पहले आप 10,000 टैक्स दे रहे थे, 12,500 टैक्स देंगे। अगर आप देखें 2,500 डिवाइडेड बाय 10,000, अगर मैथ्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो 25% ज्यादा टैक्स हो गया, अमाउंट ऑफ टैक्स 25% ज्यादा हो। दूसरी बात हमें यह ध्यान रखनी है कि मार्केट्स में कभी भी अगर आपको मार्केट्स लंबे समय तक अच्छी चलानी होती है, तो आप चाहते हो कि इन्वेस्टर्स आए जो लंबे समय मार्केट में रहे। और म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट, मतलब एजुकेशन में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है। सेलिब्रिटीज को लिया जा रहा है कि आप 10-10 साल होल्ड कीजिए, 5 साल होल्ड कीजिए। और पहले ये इंसेंटिव था कि भाई पहले तो 0 ही टैक्स लगता था, चलो फिर 10% लग गया, अब 12.5 कर दिया। अब आपका कहना तो ये है कि भाई लंबे समय तक रहो, फिर आप हमें इंसेंटिवाइज भी नहीं करते। इससे अच्छा अगर ये कर देते कि भाई 1 साल की जगह आप कहते कि लॉन्ग टर्म को हम 2 साल मानेंगे या 3 साल मानेंगे, तो भी बात समझ आती। हम पे टैक्स इंप्लीकेशन बढ़ाने का मुझे नहीं लगता कोई सेंस है, क्योंकि काफी लोग अपनी जिंदगी के सारे बड़े गोल ये जो टैक्स बढ़ा है, इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर ये पड़ेगा कि लोग है ना, अब आप देखिए कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी इन्होंने 15 से 20 कर दिया, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल भी 12.5 कर दिया। क्या है कि जो बाकी प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टीज में, रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्ट करते थे, तो वहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 22% है। तो अब धीरे धीरे ना लोग उस एसेट्स पे भी जाने, लोग शॉर्ट ट्रेडिंग भी करने लग जाएंगे। तो जो ओरिजिनल मोटिव था कि भाई लंबे समय तक रहो मार्केट में, वो धीरे धीरे अब दूसरे विकल्प ढूंढने लग जाएंगे। ठीक है उमंग जी, आपकी आवाज अब उम्मीद करता हूं आप सही आएगी। बिजनेस के लिए मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि कैसा है ये बजट। First of all, thank you so much for having me on board to the entire India TV. ये बजट जो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम बजट है, is an extension to his dream budget. मैं चाहूंगा कि I will put my focus towards the business part of it and not going towards the political part. जी, ये मैं समझता हूँ विकसित भारत और एक जनरेशन नेक्स्ट का बजट है, where he has been actually balancing this very well. Taking part for our industry, मैं समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जबरदस्त खर्चा बढ़ाया गया है, which is approximately 11 lakh crores, which happens to be about 3% plus of the entire GDP. ये जो कॉरिडोर जोड़ने की सारी 2 कॉरिडोर अनाउंस करे गए हैं और टायर 2 और टायर 3 सिटीज को जोड़ा जा रहा है, जिससे आई बिलीव ये जो डिमांड क्रिएशन होगी टायर 2 और टायर 3 सिटीज में भी जाएगी। जो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा शिफ्ट है, इज द शिफ्ट
of getting the new income tax regime. जी जैसे कि वेस्टर्न इकोनॉमीज जो डेवलप्ड है वहां पे सेविंग पे ज्यादा स्ट्रेस ना देके इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर पे दिया जाता है ताकि देयर इज मोर कैश इन द हैंड ऑफ द जनरल पब्लिक एंड द मास एंड द मिडिल इनकम ग्रुप. जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाई गई है 50,000 से लेके 75,000 में, मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त पुश आएगा डिमांड, विच विल लीड टू मैसिव ग्रोथ. ठीक है. Another thing which I believe is a thrust on the young economy and giving the youngsters those intern and apprenticeship programs जो चालू करेंगे, उससे जो इंडस्ट्री को यंग लोग मिलते हैं, नए conceptual ideas मिलते हैं. This is something which we at Harrison have really focused on, और हम समझते हैं will do a great growth to the entire economy. जी दीपक वाधवा जी हमारे साथ हैं, बिजनेस कोच हैं जाने माने. दीपक जी, कैसे देख रहे हैं आप पूरे देश के लिए, अगर ओवरऑल मैं बात करूं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, बिजनेस की हो, आम लोगों की हो, सैलरीड की हो, तो ये कैसा बजट है? थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए. थैंक यू. मैं पहले आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा. दूसरा, मेरे हिसाब से अगर आप देखें, क्योंकि मैं एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूँ, तो थोड़ा सा डेट है इस बजट में फॉर स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स. लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैं कहूँगा काफ़ी बैलेंस और अच्छा बजट है, क्योंकि इसमें हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया गया है और सबको कहीं ना कहीं मैडम ने खुश करने की कोशिश की है. मैडम ने सैलरीड को भी कुछ दिया है इन टर्म्स ऑफ छोटा सा, चाहे वो केक का जो पीस है वो बहुत छोटा है, लेकिन उन्हें कुछ मिला है. अनएम्प्लॉयड को भी मिला है, इंटर्न्स के लिए भी मिला है, एग्रीकल्चर को भी मिला है, बिहार को भी मिला है, आंध्रा को भी मिला है. तो ओवरऑल देखा जाए तो मैडम ने सबका ख्याल रखा है. और बाकी इस बजट का मैं ये नहीं देखता कि बहुत लॉन्ग टर्म कोई इफेक्ट है, क्योंकि ये बजट ही कुल 6 महीने के लिए है. फरवरी में तो मैडम से दोबारा बजट देने ही वाली हैं, विच विल बी एन एक्सटेंशन टू दिस, या वो कुछ चेंज भी ला सकती हैं उस वक्त. तो ये इंटरिम बजट है, इससे बहुत ज्यादा मैं नहीं समझता कि बहुत मेजर कोई इम्पैक्ट आने वाला है. लेकिन हाँ, क्योंकि एसटीटी जो है 0.1% से बढ़ा के 0.2 कर दिया गया है, तो ऑलमोस्ट 100% राइज इन द टैक्सेशन ऑफ स्टॉक मार्केट में जो एसटीटी लगता था, ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा बड़ा डेंट. स्टॉक मार्केट नीचे क्यों आया? स्टॉक मार्केट नीचे इसलिए आया क्योंकि स्टॉक पे जो अभी एसटीटी 0.1% लग रहा था, जिसका कि कहीं जीएसटी में या कहीं सेट ऑफ बेनिफिट नहीं मिलता, सो इट हैज टू बी टेकन एज एन एडिशनल एक्सपेंस. अब वो जो पहले 100 रुपए लग रहे थे, वो 200 लगेंगे. तो अगर मान लीजिए मैं 100 रुपए कमा रहा था और उसमें से मैं कुछ टैक्स दे रहा था, तो मेरा टैक्सेशन पार्ट या एक्सपेंस पार्ट बढ़ गया. तो इसलिए स्टॉक मार्केट नीचे आया. स्टॉक मार्केट वाले तो बेचारे कभी भी इस चीज को नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आज आप मेजर चंक ऑफ वॉल्यूम देखेंगे तो वो F&O सेक्टर से आता है. जो स्टॉक मार्केट का डेटा बोलता है, उसमें जो मेजर रेवेन्यू आता है स्टॉक मार्केट को, वो F&O से आता है, और F&O पे ही एसटीटी बढ़ा दिया है मैम ने. तो ये एक डेंट है. लेकिन हाँ, अदर देन दैट एमएसएमई, एसएमई, बाकी सबके लिए उन्होंने अच्छा काम किया है. लेकिन जो लोग फुल टाइम स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं, जिसमें कि मैं भी एक आता हूँ, हम लोगों के लिए थोड़ा सा डेंट है. बट ओवरऑल मैं इस बजट को बैलेंस बजट. इसका असर कितना लंबा जाएगा? देखिए, मार्केट तो जो है वो ऑलरेडी एक ट्रिगर ढूंढ रहा था कोई ना कोई फॉर द करेक्शन, और हम लोग पिछले 5-6 महीने से जरा भी कुछ ट्रिगर पॉइंट आता था तो सोचते थे करेक्शन आएगा. 4 जून को हमें लगा कि एक मेजर करेक्शन आएगा, लेकिन वो अगले दिन वहीं आ गया और उससे भी ऊपर करके मार्केट फिर ऊपर पहुंच गया. लेकिन आज हम लोग एक्चुअली बिल्कुल पीक पे बैठे हैं, तो वैसे भी देयर वाज अ करेक्शन ड्यू इन द मार्केट. तो मैं समझता हूँ 10 से 12%, 15% मैक्सिमम में करेक्शन आ सकता है. लेकिन अभी देखिए, अभी क्या है, इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि मार्केट इसको किस तरह से इंटरप्रिटेट करेगा, 2-3 दिन में और क्लैरिफिकेशन. आपको उम्मीद है कि करेक्शन आएगा? मुझे उम्मीद है कि 10-1% का करेक्शन आ सकता है निफ्टी में, और बाकी को रिलेटेड उसी को अगर हम करेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद. और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है. परीक्षा में खामी के पर्याप्त